नमस्कार। आज के इस दिलचस्प विश्लेषण में हम एक ऐसे विषय पर बात करने वाले हैं जो इतिहास और राजनीति के नजरिए से एकदम रोंगटे खड़े कर देने वाला है। जरा सोचिए, क्या एक बेहद निजी और कड़वी राजनीतिक दुश्मनी किसी राज्य में एक बहुत बड़ी सामाजिक आर्थिक विकास का कारण बन सकती है? जी हाँ, तमिलनाडु में बिल्कुल ऐसा ही हुआ। ये सिर्फ दो बड़े नेताओं की कहानी नहीं है, बल्कि ये समझने का एक शानदार मौका है कि कैसे भारी अपमान और प्रतिशोध की आग कभी-कभी प्रगति की सबसे बड़ी वजह बन जाती है। तो चलिए, बिना किसी देरी के इस पूरी कहानी की गहराई में चलते हैं। तो शुरुआत करते हैं हमारी कहानी के पहले हिस्से से। 1989 की विधानसभा घटना, 25 मार्च का वो ऐतिहासिक दिन। चलिए सीधे 25 मार्च 1989 के उस बेहद तनावपूर्ण माहौल में चलते हैं। तत्कालीन मुख्यमंत्री एम करुणानिधि अपना बजट पेश कर रहे थे। तभी विपक्षी नेता जयललिता ने उन पर भ्रष्टाचार और सत्ता के दुरुपयोग के कुछ बहुत ही गंभीर आरोप लगाने शुरू कर दिए। और फिर देखते ही देखते सदन का माहौल इतना गर्म हो गया कि वो किसी लोकतांत्रिक जगह के बजाय सच में एक जंग का मैदान लगने लगा। वहां भारी हंगामा हुआ। ऐसे आरोप लगे कि डीएमके के कुछ सदस्यों ने जयललिता के साथ धक्का मुक्की की है। कहा गया कि उनकी साड़ी खींची गई, बाल नोचे गए। सोचिए, एक उभरती हुई महिला नेता के लिए ये कितना गहरा और सार्वजनिक अपमान था। उनका वो गुस्सा, वो लाचारी उस दिन वहां मौजूद हर एक इंसान ने महसूस की। बस इसी एक घटना ने एक आम राजनीतिक विरोध को हमेशा के लिए बेहद व्यक्तिगत बना दिया। और यहीं से आता है हमारी कहानी का दूसरा मोड़, सत्ता के लिए ली गई एक कसम। एक ऐसा ऐतिहासिक प्रण जिसने सब कुछ बदल कर रख दिया। ये बिल्कुल वो पल था जिसने अपमान की उस सुलगती आग को एक ऐसी राजनीतिक इच्छा शक्ति में बदल दिया जिसे हराना लगभग नामुमकिन था। विधानसभा से बाहर निकलते ही बुरी तरह से अपमानित और क्रोधित जयललिता ने एक बहुत ही ऐतिहासिक कसम खाई। उन्होंने कहा, मैं इस विधानसभा में तभी लौटूंगी जब मुख्यमंत्री बन जाऊंगी। ये कोई हल्का फुल्का बयान नहीं था। ये एक निजी अपमान को पूरे राज्य की महिलाओं के सम्मान से जोड़ने की एक बेहद शक्तिशाली घोषणा थी। इस घटना ने पल भर में उन्हें सिर्फ एक राजनेता से उठाकर अन्याय के खिलाफ डटकर खड़ी एक जननायिका बना दिया। अब जरा इस टाइमलाइन पर नजर डालते हैं। 1989 के उस भारी अपमान के बाद 1991 के चुनाव आते आते राज्य की सत्ता का पूरा परिदृश्य ही बदल चुका था। राजीव गांधी की हत्या के बाद पैदा हुई तीव्र भावनाएं और जयललिता का अपनी हर रैली में उस अपमान की याद दिलाना, इन सब ने मिलकर पूरे राज्य में एक जबरदस्त लहर पैदा कर दी। और नतीजा, 1991 में जयललिता के गठबंधन ने एक प्रचंड जीत हासिल की। जिस महिला का सरेआम अपमान हुआ था, वो सीधे मुख्यमंत्री की कुर्सी पर बैठी और दूसरी तरफ डीएमके पूरे राज्य में सिर्फ और सिर्फ 2 सीटों पर सिमट कर रह गई। इसके बाद हम पहुंचते हैं तीसरे हिस्से पर। आधी रात की वो नाटकीय गिरफ्तारी, पूरे 12 साल बाद लिया गया एक ठंडा बदला। कहानी में सीधे 12 साल आगे चलते हैं। तारीख थी 30 जून 2001। रात के करीब 1:30 बज रहे थे। चेन्नई का गोपालपुरम इलाका एकदम शांत था। लोग गहरी नींद में सो रहे थे और तभी अचानक पुलिस की गाड़ियां करुणानिधि के घर पहुंचती हैं। सत्ता के समीकरण अब पूरी तरह से पलट चुके थे। एक फ्लाईओवर निर्माण घोटाले के आरोप में 77 साल के पूर्व मुख्यमंत्री करुणानिधि को उनके घर से लगभग घसीटते हुए बाहर निकाला गया। और सबसे चौंकाने वाली बात ये थी कि ये पूरी नाटकीय कार्रवाई टेलीविजन कैमरों पर लाइव रिकॉर्ड हो रही थी। पूरे देश ने इस दृश्य को देखा, जहां वो चीख रहे थे, बार बार कह रहे थे कि उनके साथ गलत हो रहा है। अब अगर हम इन दोनों ऐतिहासिक पलों को आमने सामने रखकर देखें तो एक बहुत ही अजीब सी समानता नजर आती है। 1989 में विधानसभा के अंदर लाचारी और भारी अपमान, और 2001 में आधी रात की उस पुलिस छापेमारी के दौरान भी बिल्कुल वैसी ही लाचारी और विरोध के दृश्य। आम लोगों ने इस गिरफ्तारी को सिर्फ कोई कानूनी कार्रवाई नहीं माना, बल्कि इसे 12 साल पहले हुए उस अपमान के एक अंतिम और सबसे खौफनाक प्रतिशोध के रूप में देखा गया। इन दोनों घटनाओं को समझे बिना इस प्रतिद्वंद्विता की गहराई और उस कड़वाहट को समझना मुमकिन ही नहीं है। अब आते हैं कहानी के सबसे दिलचस्प मोड़ पर। खंड 4, जन कल्याण का युद्ध, यानी लोक लुभावन योजनाओं की वो भयंकर होड़। सच में यहीं से ये कहानी एक बहुत ही चौंकाने वाला और सकारात्मक मोड़ लेती है। ये जो कड़वा व्यक्तिगत बदला था ना, वो अब सिर्फ एक दूसरे को नीचा दिखाने या पुलिस कोर्ट तक सीमित नहीं रहा, बल्कि ये जनता का सबसे बड़ा मसीहा बनने की एक भयंकर रेस में बदल गया। एक तरफ जयललिता थी, जिनकी छवि अम्मा यानी एक बेहद सख्त और दमदार प्रशासक की बन गई थी। उन्होंने गरीबों के लिए बहुत ही सस्ती अम्मा कैंटीन जैसी शानदार योजनाएं शुरू की ताकि राज्य में कोई भी भूखा ना सोए।
और दूसरी तरफ करुणानिधि थे, एक बेहद चतुर रणनीतिकार जिन्होंने मुफ्त टीवी, मुफ्त राशन और ना जाने कितनी गरीबी उन्मूलन योजनाओं की झड़ी ही लगा दी। हर नई योजना सिर्फ और सिर्फ इसलिए लाई जा रही थी ताकि विरोधी की पिछली योजना को पीछे छोड़ा जा सके। लेकिन बात सिर्फ कल्याणकारी योजनाओं तक ही नहीं रुकी। ये होड़ एक दूसरे की भौतिक विरासत को मिटाने तक पहुंच गई। जरा इसे ऐसे समझिए, करुणानिधि ने एक बहुत ही भव्य नया विधानसभा भवन बनवाया, लेकिन जैसी ही सत्ता पलटी, जयललिता ने तुरंत उस नए भवन को एक मल्टी स्पेशलिटी अस्पताल में बदल दिया। और फिर जब सत्ता वापस करुणानिधि के हाथ में आई तो उन्होंने जयललिता के कई बड़े और प्रमुख प्रोजेक्ट्स को वहीं का वहीं रोक दिया। ये सब एकदम नाटकीय हद तक चल रहा था। ऐसा लग रहा था मानो राज्य के परिदृश्य से एक दूसरे के नाम और निशान मिटाने की कोई खुली जंग छिड़ी हो। चलिए अब देखते हैं इसका असली नतीजा। खंड 5, कैसे इसी प्रतिशोध ने तमिलनाडु के विकास की नींव रखी। इस पूरी भयंकर दुश्मनी का सबसे बड़ा और विरोधाभासी नतीजा ये निकला कि जाने अनजाने में ही सही, तमिलनाडु के विकास को जैसे पंख लग गए। इस आपसी होड़ और जनता का असली मसीहा बनने की चाहत के कारण सार्वजनिक स्वास्थ्य के बुनियादी ढांचे का राज्य में बहुत तेजी से विस्तार हुआ। शिक्षा की सुविधाओं में भारी उछाल आया और सबसे गरीब तबके तक बुनियादी जरूरतें बहुत ही बड़े पैमाने पर पहुंचाई गईं। नतीजा क्या हुआ? तमिलनाडु लगातार राष्ट्रीय विकास रैंकिंग में ऊपर ही चढ़ता चला गया, क्योंकि सीधी सी बात है, दोनों में से कोई भी नेता अपने सबसे बड़े दुश्मन के हाथों जनता का समर्थन खोने का जोखिम बिल्कुल नहीं उठा सकता था। और इसी डर या इसी रेस के चलते राज्य का आधुनिकीकरण एक ऐसी रफ्तार से हुआ जिसकी किसी ने कभी कल्पना भी नहीं की थी। और अंत में बात करते हैं खंड 6 की, इस दुश्मनी की विरासत और एक पूरे राजनीतिक युग के अंत के बारे में। इस पूरी राजनीतिक और व्यक्तिगत लड़ाई का अंत आखिरकार 2016 और 2018 में इन दोनों कद्दावर नेताओं के निधन के साथ हो गया। जब इनका निधन हुआ तो पूरे राज्य ने एक ऐसा जनशोक देखा जिसकी मिसाल मिलना मुश्किल है। ये साबित करता है कि वे जनता के जीवन पर कितनी गहरी छाप छोड़ चुके थे। सोचिए, 30 साल की एक ऐसी तीव्र लड़ाई जो एक फटी हुई साड़ी और विधानसभा में हुए उस भारी अपमान से शुरू हुई थी, उसका अंतिम पड़ाव चेन्नई के उसी समुद्र तट पर बनी 2 समाधियों पर जाके खत्म हुआ। इस 3 दशक लंबे विवाद ने सचमुच एक पूरे राजनीतिक युग को परिभाषित किया। लेकिन ये भी एक ऐसा ऐतिहासिक तथ्य है जिसे भुलाया नहीं जा सकता कि इतने लंबे समय तक एक दूसरे के खिलाफ डट के खड़े रहने के बावजूद इन दोनों दिग्गजों ने कभी भी एक दूसरे के प्रति सुलह या सम्मान का कोई सार्वजनिक प्रस्ताव नहीं रखा। वो जो कड़वाहट 1989 में पैदा हुई थी ना, वो अंतिम सांस तक उनके साथ ही रही। अंत में यह पूरी कहानी एक बहुत ही गहरा सवाल छोड़ जाती है। क्या राजनीति में सबसे बड़ी और सबसे ज्यादा बदलाव लाने वाली लड़ाइयाँ विचारधारा के नाम पर लड़ी जाती हैं या फिर निजी अपमान के नाम पर? यह सच में सोचने वाली बात है कि समाज की प्रगति और विकास के पीछे जो असली वजह होती है वो कभी कभी कितनी अजीब और असहज करने वाली हो सकती है। इस पूरे विश्लेषण में साथ बने रहने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। ये निश्चित रूप से इतिहास का एक ऐसा पन्ना है जिसे चाहकर भी कभी नहीं भुलाया जा सकेगा।